ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज बुध है और अगस्त की 27 तारीख। ZBC सरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। मोदी को बता दिया था कि इतना टैरिफ आयद करूंगा कि उनका सर चकरा जाएगा। ट्रंप का दावा। A very terrific man, Modi. Then I'm talking to Pakistan on trade. I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. गजा के नासिर अस्पताल पर इसराइल का दूसरा हमला, 5 मजीद साफी हलाक। खान यूनुस के नासिर अस्पताल में अफरा तफरी और भगदड़ का मंजर। एक दूसरा धमाका अस्पताल की बैरूनी सीढ़ियों पर हुआ, जहां सहाफ़ी शहर के मनाजिर की अक्सबंदी के लिए जमा होते थे। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के 3 दरियाओं में इमरजेंसी अलर्ट जारी। हम अपनी तारीख में बड़े सैलाबों का नाम लेते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2025 ने ये अब साबित किया कि ये भी पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा सैलाब है। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में सैलाबी पानी दाखिल, 18 यात्री समेत 100 के करीब अफराद महसूर। फ्रांस में हेलीकॉप्टर झील में गिरकर तबाह, अमला मौजूदा तौर पर महफूज रहा। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में बड़े पैमाने पर मट्टी का तूफान, हद निगाह मुतासिर। पाकिस्तान के शहर जहलुम में मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हिरासत में ले लिए गए। मशहूर मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को रात गए पुलिस ने हिरासत में लिया और उनकी एकेडमी को भी फिलवक्त सील कर दिया गया है। इंडिया के गुजरात के तुलबा ने मसनूई ज़हानत से चलने वाली मोटरसाइकिल बना ली। गो बैक, स्टॉप। अगर मान लीजिए कि अगर रास्ते में चल रहा है और कोई आ भी जाता है तो ऑब्स्टिकल अगर कोई भी बीच में आता है तो सेफ्टी के लिए हमने आगे पीछे काफ़ी सारे सेंसर्स लगाए हुए हैं। तो इसके 12 फीट के रेंज में कोई भी आता है तो वो अपने आप स्पीड को स्लो करता है, और जैसे इसके 3 फीट के रेंज में कोई भी आता है तो ये अपने गाड़ी को इंस्टेंट स्टॉप कर देता है। एंटार्कटिक से मिलने वाले कीचड़ के नमूनों से राजों की तलाश। बर्फीला खलीज अंटार्कटिका समुद्री हयात के लिए एक महफूज पनाहगाह है, मगर यहाँ का माहौल बदल रहा है। रिसर्चर्स ये जानने के मिशन पर हैं कि इंसानी सरगर्मियों ने इसे और यहाँ की समुद्री हयात को कैसे मुतासिर किया। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने महसूलात आयद करने और तिजारती मुआहदे मनसूख करने की धमकी देकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली जंग रुकवाई थी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फौजी तसादुम के दौरान उन्होंने इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा था कि अगर जंग जारी रही तो अमेरिका इतने ज़्यादा महसूलात आयद करेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। अमेरिका की जानिब से इंडिया पर 50% महसूलात का इतलाक 27 अगस्त से हो गया है। बुध के रोज व्हाइट हाउस में अपनी काबीना के इजलास में ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बातचीत की तफसीलात शेयर की और एक मरतबा फिर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े को ख़त्म करवाने का क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा कि मैं एक शानदार शख्स इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात कर रहा था। मैंने पूछा कि पाकिस्तान और आपके दरमियान क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा नफरत है। ये सब एक तवील अरसे से और मुख्तलिफ नामों से चल रहा है। इसके बाद मैंने पाकिस्तान के साथ तिजारत की बात की। मैंने कहा कि आपके और इंडिया के दरमियान क्या चल रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी मुदाखलत ने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा क्या हो रहा है, मैं कोई तिजारती मुआहिदा नहीं करूंगा। आप लोग भारत और पाकिस्तान एटमी जंग करने जा रहे हैं। आप लोग एटमी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं।
میں نے کہا کل مجھے دوبارہ فون کریں، لیکن یاد رکھیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کریں گے۔ Jets, $150 million planes were shot down. A lot of them, 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that were so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours it was done. ٹرمپ نے مزید دعویٰ کیا کہ اس بات چیت کے 5 گھنٹے کے اندر ہی دونوں فریق پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ خطرہ ٹل گیا ہے اور اگر ایسا دوبارہ ہوا تو تجارتی معاہدہ دوبارہ رک جائے گا۔ ٹرمپ نے انڈیا پر روس سے بھاری مقدار میں تیل خریدنے اور اسے دوسرے ممالک کو فروخت کر کے منافع کمانے کا الزام بھی عائد کیا تھا، لیکن ہندوستان نے امریکہ اور یورپی یونین کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ روس سے خام تیل خریدنے پر ہندوستان کو نشانہ بنانا غیر منصفانہ اور غیر منطقی ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ امریکہ اور یورپ خود روس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ دوہرا معیار اپنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ کے ناصر ہسپتال پر مزید 2 حملے کیے ہیں، جن میں 5 صحافیوں سمیت 20 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس حملے کی عالمی سطح پر شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ 22 مہینوں سے جاری اس جنگ میں اب تک کم از کم 62,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 200 صحافی بھی شامل ہیں۔ مزید تفصیلات ہماری اس رپورٹ میں۔ خان یونس کے ناصر ہسپتال میں افراتفری اور بھگدڑ کا منظر۔ ایک دوسرا دھماکہ ہسپتال کی بیرونی سیڑھیوں پر ہوا، جہاں صحافی شہر کے مناظر کی عکس بندی کے لیے جمع ہوتے تھے۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب ایک طبی کارکن نے اپنے ساتھی کا خون آلود کوٹ اٹھا رکھا تھا۔ وہ تو زندہ بچ گیا، لیکن 20 دوسرے لوگ مارے گئے۔ یہ رائٹرز کے کیمرہ مین کا سامان ہے، وہ پہلے دھماکے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ جو جرنلسٹ اس حملے میں مارے گئے ان میں کیمرہ مین حسام المصری، مریم ابو دقہ، محمد سلامہ، مواز ابو طہا اور احمد ابو عزیز شامل ہیں۔ اسرائیل نے 2023 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے غیر ملکی صحافیوں کو غزہ جانے سے روک رکھا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا زیادہ تر خبریں مقامی صحافیوں کے ذریعے حاصل کر رہا ہے۔ ڈاکٹرز کی تنظیم میڈیسن سانس فرنٹیئرز نے ان حملوں کو بہت خوفناک قرار دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اسرائیل طبی عملے اور صحافیوں پر بغیر کسی خوف کے حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کی فوری تحقیقات کرے گا اور نتائج سب کے سامنے لائے گا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ صحافی اس کا ٹارگٹ نہیں ہیں۔ ہم ایک نہایت پیچیدہ صورتحال میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ حماس کی دہشت گرد جان بوجھ کر ہسپتالوں سمیت سویلین انفراسٹرکچر کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ ناصر ہسپتال کے اندر سے بھی کارروائیاں کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا، اسرائیل کو ناصر ہسپتال میں ہونے والے اس افسوسناک حادثے پر گہرا صدمہ ہے۔ ہم صحافیوں، طبی عملے اور تمام عام شہریوں کے کام کو اہمیت دیتے ہیں۔ امریکی صدر نے جو جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کہا کہ وہ اس حملے سے خوش نہیں ہیں۔ میرے خیال میں یہ کسی نہ کسی وقت طے ہو جائے گا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ یہ جلد حل ہو۔ کوئی بھی 7 اکتوبر کو بھول نہیں سکتا۔ میں نے بہت بھیانک اور ظالمانہ چیزیں دیکھی ہیں، مگر وہ جتنا برا تھا اس سے بدتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تازہ ہلاکتوں کے بعد اکتوبر 2023 سے غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد مرنے والے صحافیوں کی تعداد تقریباً 200 تک پہنچ گئی ہے۔
पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे NDMA की जानिब से कायम करदा नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने सुबह पंजाब के 3 दरियाओं चनाब, रावी और सतलज के हवाले से एक इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि इस वक्त इन तीनों दरियाओं में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सेंटर के मुताबिक दरियाए चनाब में मराला पर 7,69,481 क्यूसेक का इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला मौजूद है, जिसकी वजह से दरिया की सतह में इजाफा हो रहा है। दरिया चनाब में खानकी के मुकाम पर 7,05,225 क्यूसेक का इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला मौजूद, ताहम इसके बहाव में कमी हो रही है। NDMA की जानिब से जारी तफसील में बताया गया है कि दरिया रावी में जसर के मुकाम पर 2,02,200 क्यूसेक का ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो 2,29,700 क्यूसेक पर पहुंच सकता है। दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर 72,900 क्यूसेक का बहाव जारी है, ताहम इस सैलाबी रेले की वजह से शादरा, पार्क व्यू और मोटरवे 2 के निशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा है। रावी और चनाब के साथ साथ दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक का इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला बरकरार है, जिसकी वजह से सुलेमानकी के मुकाम पर हालिया बहाव 1,03,55 क्यूसेक है। सूबा पंजाब में इन 3 दरियाओं की वजह से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA तमाम रेस्क्यू व रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी कर रहा है। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे के लिए मुकम्मल फ़ाल है और NDMA सिविल व अस्करी इदारों के साथ राब्ते में है। NDMA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दरियाओं के किनारों और वाटरवेज पर रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। मुकामी इंतजामिया की हिदायत पर फौरी अमल करें और हंगामी हालात में इमदादी टीमों से राब्ता करें। सैलाबज़दा इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से मुकम्मल गुरेज करें। हंगामी किट, पानी, खुराक, अद्वियात तैयार रखें और अहम दस्तावेज़ात महफूज कर लें। मज़ीद तफसीलात उमर दराज नंगियाना से। हम अपनी तारीख़ में बड़े सैलाबों का नाम लेते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2025 ने ये अब साबित किया कि ये भी पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा सैलाब है। तीनों बड़े जो दरिया हैं इनमें एक्सेप्शनली हाई फ्लड्स की सूरत में विद इन आवर्स, कल हम 10 से 11-12 बजे तक कंफर्टेबल थे। हर जगह पे गेजेस, मैं अगर सिर्फ मराला की ही बात करूं, चनाब की, तो कल 80,000 से रात 9,02,000 क्यूसिक पे हम गए हैं विद इन आवर्स। दरियाए चनाब से जहां सबसे ज़्यादा पानी, और 14 के बाद ये पिछले एक डेकेड का सबसे बड़ा पानी है जो रात मराला से प्रॉपरली गुजर गया, इस वक्त खानकी से प्रॉपरली गुजर रहा है और इंशाल्लाह इसी तरह उम्मीद है कि आगे कादराबाद और त्रिमू से भी होके ये पंजनद में चला जाएगा। अब रावी में 88 के बाद कोई बड़ा पानी ये पहली दफ़ा है और ये भी जसर के मुकाम पे इस वक्त पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कल शाम तक हमारे पास यहाँ आज शाम शादरा के मुकाम पे एक चैलेंज होगा इसको गुजारना, लेकिन उम्मीद यही है कि हमारे पास जितना पानी आएगा जो 1,70,000 से 80,000 क्यूसिक्स के दरमियान होपफुली होगा, तो ये इंशाल्लाह यहाँ से फ्लड प्लेन के अंदर से ही गुजरेगा और इसमें कहीं पे कोई ब्रीचिंग की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह फिर डाउन द लेन जितने भी शेखुपुरा, ननकाना, उकाड़ा और साहिवाल को ये चैलेंज दरपेश होगा। इसके साथ साथ सतलुज में काफ़ी राइजिंग रहा काफ़ी दिनों से, ये उम्मीद हमें यही है कि अब ये रिसीडिंग की तरफ आएगा, लेकिन बहरहाल ये भी एक एक्सेप्शनली हाई फ्लड है एज़ फार एज़ सतलुज इज़ कंसर्न। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे हैव बीन एवैक्यूएटेड फ्रॉम द फ्लड प्लेन और बाय नाउ किसी जगह पे कोई बड़ी स्ट्रैंडेड पॉपुलेशन या कोई ऐसी जगह के जहाँ पे रेस्क्यू की ज़रूरत और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे रिस्पॉन्स ना कर रही हो, पूरे पंजाब में इन तमाम दरियाओं पे ऐसी कोई जगह नहीं है। दरियाए रावी में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस पाकिस्तान और इंडिया की सरहद पर वाक़े तारीखी अहमियत के हामिल गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। करतारपुर प्रोजेक्ट के डिप्टी सेक्रेटरी का कहना है कि गुरुद्वारा करतारपुर सिंह में सैलाबी पानी दाखिल होने की वजह से 18 मुकामी यात्री समेत 100 के करीब अफराद फंस गए हैं। BBC उर्दू के नामानिगार उमर दराज निंगियाना के मुताबिक डिप्टी सेक्रेटरी का कहना है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली करतारपुर की तस्वीर उनके अमले ने ही भेजी हैं।
انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ تصاویر میں دکھائی دینے والا پانی بارش کا نہیں بلکہ سیلاب کا ہے۔ کرتارپور انتظامیہ کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ نزدیک ہی دریائے راوی میں شگاف پڑا ہے، جس کے نتیجے میں سیلاب کا پانی کرتارپور میں داخل ہوا ہے، جو کہ 9 سے 10 فٹ تک بلند ہے۔ فرانس میں جنگلی آگ بجھانے کے دوران ایک ہیلی کاپٹر پانی لینے کی کوشش میں قابو کھو بیٹھا اور جھیل میں گر کر تباہ ہو گیا۔ واقعے کی ویڈیو ایک عینی شاہد نے ریکارڈ کی۔ خوش قسمتی سے ہیلی کاپٹر پر موجود 3 افراد زندہ بچ گئے اور انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ امریکی ریاست ایریزونا کے کچھ حصوں میں گزشتہ روز مٹی کا شدید طوفان آیا ہے۔ ایسے طوفان کو مقامی طور پر حبوب کہا جاتا ہے۔ طوفان کے باعث آسمان سرخ اور بھورے بادلوں سے ڈھک جاتا ہے اور حد نگاہ انتہائی متاثر ہوتی ہے۔ حکام نے ایریزونا کے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ Okay, so we are in the middle of a haboob. I can see out of our headlights and like run like the dust. And Wow, can't it's blowing up? No. it's see blowing up. anything. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جہلم سے تعلق رکھنے والے معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس ترجمان عمر سعید کے مطابق انہیں 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ترجمان نے وہ درخواست بھی شیئر کی ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کومل فاروق سے۔ مشہور مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو رات گئے پولیس نے حراست میں لیا اور ان کی اکیڈمی کو بھی فی الوقت سیل کر دیا گیا ہے۔ جیلم پولیس کے سپوکس پرسن عمر سعید نے BBC کو بتایا کہ محمد علی مرزا کو 3 MPO یا پاکستان کے مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے سیکشن 3 کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو حراست میں کیوں لیا گیا؟ جہلم پولیس کے سپوکس پرسن کے مطابق انتظامیہ نے یہ فیصلہ اس اپلیکیشن کی بنیاد پر کیا ہے جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم کے نام لکھی گئی ہے۔ اس اپلیکیشن میں انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے حال ہی میں دیے گئے ایک انٹرویو کا ریفرنس دیتے ہوئے الزام لگایا گیا ہے کہ محمد علی مرزا نے کچھ کلمات ادا کر کے مبینہ طور پر مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کیے ہیں۔ درخواست لکھنے والے نے اسی بنیاد پر محمد علی مرزا کے خلاف لیگل ایکشن کی سفارش کی درخواست کی ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس چودھری شہباز ہنجرا کے مطابق متنازع مذہبی بیان کا یہ معاملہ ابھی زیر تفتیش ہے اور اگر محمد علی مرزا تفتیش میں قصوروار پائے گئے تو ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے۔ 3 MPO کا قانون کیا ہے؟ 3 MPO پاکستان میں حکومت کو ایسے افراد کی حفاظتی حراست کے لیے اختیارات دیتا ہے جنہیں عوامی تحفظ یا نظم کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ قانون ایک طے شدہ ڈیوریشن کے لیے کسی بھی شخص کی گرفتاری اور نظر بندی کی اجازت دیتا ہے اور اس ڈیوریشن کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ حراست ایک وقت میں لگاتار 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن 3 ماہ سے زیادہ طویل حراست کے لیے عدالتی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کون ہیں؟ ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے بات کرنے والے انجینئر محمد علی مرزا پاکستان کے ایک مشہور مذہبی اسکالر ہیں جو اپنے غیر روایتی نظریات کی بنا پر اکثر زیر بحث رہتے ہیں۔ محمد علی مرزا کا تعلق پاکستان میں پنجاب کے شہر جیلم سے ہے۔ وہ جیلم میں واقع اپنے مدرسے میں مختلف مذہبی ٹاپکس پر گفتگو کرتے ہیں جس کے دوران لوگ ان سے کئی طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ ان کے اپنے YouTube چینل پر سینکڑوں ویڈیوز ہیں اور ان کے سبسکرائبرز کی تعداد 31 لاکھ سے زیادہ ہے۔ وہ خود کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے اور ان کا نعرہ ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ بھارت کی ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والے 3 میکینیکل انجینئرنگ کے طلباء نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے خود کار موٹر سائیکل کا پروٹوٹائپ تیار کیا ہے۔ اس منصوبے کو مکمل کرنے میں انہیں 1 سال کا عرصہ لگا۔ یہ موٹر سائیکل مکمل چارج ہونے پر 160 سے 220 کلومیٹر تک سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گو بیک، اسٹاپ۔
अगर मान लीजिए अगर ये रास्ते में चल रहा है और कोई आ भी जाता है तो ऑब्स्टिकल अगर कोई भी बीच में आता है, उस सेफ्टी के लिए हमने आगे पीछे काफ़ी सारे सेंसर्स लगाए हुए हैं। तो इसके 12 फीट के रेंज में कोई भी आता है तो वो अपने आप स्पीड को स्लो करता है, और जैसे इसके 3 फीट के रेंज में कोई भी आता है तो ये अपने गाड़ी को इंस्टेंट स्टॉप कर देता है। शिवम और उनकी यूनिवर्सिटी के 2 दोस्तों को प्रोटोटाइप बनाने के लिए 1 साल लगा। उन्होंने कबाड़ और ख़ास तौर पर तैयार करदा पुर्ज़ों का इस्तेमाल किया। ये लिथियम बैटरी पर चलती है और एक दफ़ा चार्ज हो जाने पर 160 से 220 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकती है। दुनिया भर से साइंसदानों की एक टीम बहरे एंटार्कटिक की तह से हासिल किए गए कीचड़ के नमूनों का तज्जिया कर रही है ताकि ये जान सकें कि एक सदी तक सनती पैमाने पर वेल्स का शिकार ने माहौलियाती तब्दीली पर क्या असरात डाले हैं। मज़ीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। बर्फीला खलीज अंटार्कटिका समुद्री हयात के लिए एक महफूज पनाहगाह है, मगर यहाँ का माहौल बदल रहा है। रिसर्चर्स ये जानने के मिशन पर हैं कि इंसानी सरगर्मियों ने इसे और यहाँ की समुद्री हयात को कैसे मुतासिर किया। ख़तरनाक लहरों, बर्फ़ और तूफ़ान के बीच रिसर्चर्स ने ख़ास ड्रिल से समुद्र की तह से कीचड़ के नमूने हासिल किए हैं। तह का हर ज़र्रा रिकॉर्ड है। इसमें वो निशानियाँ हैं कि सदियों में क्या जिया और क्या मरा, और इसके सबूत सदियों से तह दर तह मिट्टी में महफूज हैं। दुनिया के दूसरे किनारे अंटार्कटिका से ये नमूने कश्ती के ज़रिए बार्सिलोना लाने में 6 माह लगे। अब उनका तज्जिया होगा। आपके लिए बतौर साइंसदान ये मिट्टी क्या मायने रखती है? ये बिल्कुल एक तारीख की किताब की मानिंद है। हम इन तमाम जानवरों का डीएनए दरियाफ्त कर सकते हैं जो पानियों में तैरते रहे और अपनी जिंदगी के अख्ताम पर समंदर की तह में पहुंच गए। ये मवाद मिलने पर आप कितनी खुश हैं? आपको वो जानने का मौका मिलता है जो कोई और नहीं जानता। समुद्री तह के कुछ नमूने असली हालत में स्कैनिंग के लिए महफूज किए गए हैं, लेकिन साइंसदानों ने सैकड़ों छोटे नमूने भी अलहदा किए हैं ताकि उनका तज्जिया करके उनकी तारीख मालूम की जा सके। और ये सारे नमूने -80 डिग्री के टेम्परेचर में अपनी असली हालत में मुंजमद हैं। अंटार्कटिक के ठंडे पानी और सेडिमेंट में ऑक्सीजन कम होने की वजह से डीएनए अच्छी तरह महफूज रहता है। इसलिए हम इन सेडिमेंट्स को देखकर माजी के बरसों की हयातियाती तनव्वो जान सकते हैं। For the first time since the end of the war, the Japanese whaling fleet returns to its old hunting grounds in the Antarctic. साइंसदान इस मवाद का इस्तेमाल ये जांचने के लिए भी करेंगे कि सनती पैमाने पर वेल के शिकार ने समुंदर और हमारी फिजा पर क्या असर डाला है। जब वेल परवरिश पा रही होती है तो बहुत सा कार्बन अपने जिस्म में जज्ब करती है। जब वेल कुदरती तौर पर मरकर डूबती है तो ये कार्बन भी समुद्र की तह में दफन हो जाता है। ये साइंसदान उन समुद्री तह के नमूनों के तज्जिए से ये समझ पाएंगे कि 1 सदी तक वेल के शिकार ने जमीन पर क्या असर डाला। अगर हम समझ लें कि वेल्स माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ हमारी मददगार हैं तो हमें उनकी तादाद बढ़ानी होगी, बल्कि समुद्र में मजीद वेल्स लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सबूत बता सकते हैं कि समुद्र की सेहत और उसकी तारीख माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ हमारी मदद कैसे कर सकती है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, मगर इजाज़त से कबल अब तक की खास खबरें।